Knowledge conquers all. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कुलदीप सर केजीआई एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है, इससे पहले बच्चों हमने क्या किया था, 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। एक हड़प्पा सभ्यता वाला, यानी कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां, और जो दूसरा चैप्टर हमने भी इसका पढ़ा था, राजा, किसान और नगर, जिसके अंदर बच्चों हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वो कैसे एक नगरीय यानी प्राचीनतम सभ्यता बन के निकली, उसके क्या कारण थे और वहां पे शासन किस प्रकार से किया जाता था। ठीक है, उनके घरों की संरचना कैसी थी। ठीक है, और वो किस चीज का व्यापार करते थे। ठीक है, उनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार चलाई जाती थी। इन सब चीजों का हमने बच्चों, जो महाजनपद, मगध, उसके शासकों के जो कार्य होते थे, उनके बारे में हमने अध्याय नंबर 1 में पढ़ा था। और जो बच्चों अध्याय नंबर 2 था, राजा, किसान और नगर, इसके अंदर बच्चों हमने वैदिक काल से स्टार्ट किया था। उसके हमने आपको 2 पार्ट बताए थे, एक है उत्तर वैदिक काल और एक ऋग्वैदिक काल। इन दोनों के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा उस समय मौर्य साम्राज्य था, ठीक है, और उस समय मौर्य साम्राज्य था, उसकी पे संरचना कैसी थी। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से शासक देखने को मिले। ठीक है बच्चों, उसके अंदर कौन कौन से शासक थे, उनका क्या योगदान था उसको विकसित करने में। और साथ में बच्चों हमने ये भी देखा था कि उसके अंदर जो अशोक के अभिलेख थे, वो हमें क्या जानकारी देते थे। ठीक है बच्चों, जो अशोक थे उसके अभिलेख जो थे, वो हमें क्या जानकारी देते थे। एंड साथ में हमने ये भी देखा था कि अशोक का जो धम्म का सिद्धांत था, उसके क्या नियम थे। ठीक है, और उन्होंने 5 अवगुण भी बताए थे जो कि हमें नहीं अपनाने चाहिए थे, नहीं अपनाने चाहिए, तो उनकी भी हमने चर्चा की थी बच्चों उसके अंदर। ठीक है, और अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है, इसके अंदर खासकर क्योंकि जो हमने 2 चैप्टर पढ़े थे ना बच्चों, उसके अंदर हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि जो शासक था वो कैसे शासन चलाया जाता था उनका साम्राज्य का। लेकिन इसके अंदर बच्चों हम क्या जानेंगे, उनके समाज के बारे में जानेंगे। समाज के अंदर कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती थी। ठीक है, और साथ में समाज के लोग कैसा जीवन यापन करते थे, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों इसमें। ठीक है, जो एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आखिरकार हम इसके अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं बच्चों। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखना है बच्चों। इसके अंदर हम इतिहासकार के जो सोर्स होते हैं, यानी कि जो इतिहासकार के कुछ सोर्स होंगे जिनके बारे में हमें क्या पता चलेगा, जानकारी पता चलेगी इतिहास की। ठीक है, यानी कि हम प्रारंभिक समाज के अध्ययन के लिए किन स्रोतों का उपयोग करते हैं, यानी कि इतिहासकार जो हैं कैसे पता लगाएंगे कि इस समाज में ये शासन व्यवस्था थी और यहाँ पे कुछ इस प्रकार के नियम बनाए थे। किसके, जब उन्हें कोई सोर्स मिलेगा उसके आधार पर ही बताएंगे ना बच्चों। ठीक है, फिर जो महाभारत और समाज था ना, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यानी महाभारत और समाज में हमें समाज, संस्कृति और विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है बच्चों। ठीक है, यानी कि जो महाभारत है उस समय हमें वहां का कल्चर, संस्कृति और जो विचार होते थे उनके, वो दिखाने का प्रयास करती थी। ठीक है, फिर बंधुत्व और परिवार, यानी एक परिवार की संरचना क्या होती थी, विवाह परिवार के अंदर कैसे होते थे, और कौन सी हमें परिवार के अंदर यानी पितृ सत्तात्मक सत्ता देखने को मिलती थी या मात्र सत्तात्मक सत्ता देखने को मिलती थी, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। ठीक है, फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि जो महिलाएं थी उनकी क्या स्थिति थी, महिलाओं की
इस चैप्टर में हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो महिलाएं थी उनकी क्या स्थिति थी, यानी महाभारत और अन्य स्रोतों में महिलाओं की भूमिका और सम्मान की बात करेंगे बच्चों, ठीक है इसमें। और साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो वर्ण है और जाति व्यवस्था, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर देखो ब्राह्मण जो है वो पहले आता है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, 4 वर्णों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। उनके कर्तव्य क्या होते थे, यानी कि वो क्या क्या कार्य करते थे, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड सामाजिक जो गतिशीलता है समाज के अंदर वो कैसे पनपी, इसके बारे में बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और जो सामाजिक असमानता यानी समाज में कुछ असमानताएं देखने को मिलेंगी, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो असमानताएं क्या है और उनके क्या कारण हो सकते हैं। यानी कि असमानता के रूप में शास्त्रीय दृष्टिकोण और वास्तविक समाज के बीच का अंतर जानने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। इसके अंदर अब हम देखते हैं अपना, इसमें हम क्या क्या जो इतिहास है अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमें कौन कौन से जो सोर्स होते हैं ना, किन किन सोर्सों के द्वारा जानकारी मिलती है बच्चों, इसके बारे में हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। आखिरकार ये जो सोर्स होते थे वो हमें इतिहास के बारे में कैसे जानकारी प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर देखने को हमें मिलता है कि जो इतिहासकार है वो प्रारंभिक समाज का अध्ययन कैसे करते हैं, यानी कि जो इतिहासकार हैं उनके पास कोई सोर्स होगा ना जिसके आधार पर जो प्रारंभिक समाज था उसका वो अध्ययन कर पाए और हमें बता पाए कि उस समाज में किस प्रकार के नियम थे, किस प्रकार के समाज के लोग एक साथ रहते थे, कौन से विवाह प्रचलित थे, ठीक है। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। और जो पहला सोर्स है ना बच्चों वो क्या है, साहित्यिक सोर्स। इसमें महाकाव्य, धर्मशास्त्र मिलता है, ठीक है, भुवा शास्त्र मिलता है, स्मृतियां मिलती हैं, ठीक है। यानी कि धर्मशास्त्र हमने कल ऐसे ही बात करी थी, साहित्यिक स्रोत के अंदर अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है। और इसके अंदर जैसे महाभारत, ठीक है, भागवत गीता, ऐसे कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें जो प्रारंभिक समाज है उसके बारे में पता चलता है बच्चों, ठीक है। दूसरा है अभिलेख। अभिलेख से कैसे, शिलालेख, ताम्रपात्र। ताम्रपात्र का मतलब होता है जो पत्तों पर लिखे होते ना, ठीक है, पत्तों पर लिखा होता था, और दान पात्र आदि अभिलेख, ठीक है। यानी कि जो अभिलेख होते थे ना प्राचीन समय में लोग पत्थरों पे लिखते थे, ठीक है। कल मैंने आपको अशोक वाला जो अभिलेख था, अशोक के जब हमने अभिलेख पढ़े थे उसके अंदर बच्चों मैंने बताया था कि अभिलेख होते क्या थे, ठीक है, उन पर हमें किस टाइप का लिखा मिला था और कौन सी लिपि में लिखा मिला था, इसके बारे में हमने जाना था उस समय, ठीक है। तो जो अभिलेख होते थे ना वो उस समाज के बारे में क्या करते थे, जानकारी प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है। और तीसरा है पुरातात्विक स्रोत, यानी कि खनन से प्राप्त वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार या आभूषण अवशेष। यानी कि पुरातात्विक जो सोर्स है उससे हमें कुछ वस्तुएं मिली हैं, जैसे औजार मिले हैं, जिससे हम पता ये लगा पाते हैं कि इन औजारों का उस समय प्राचीन समाज के अंदर, ठीक है, कैसे प्रयोग किया जाता था इन औजारों को, इसके बारे में हम जानते थे, ठीक है। फिर आभूषण। आभूषण का मतलब वो जो गहने वगैरह नहीं होते थे, उस समय लोग कौन कौन से आभूषण जो होते थे वो पहना करते थे, ठीक है बच्चों। बर्तन हमें देखने को मिले, यानी कि वो उस समय कौन से बर्तन यूज करते थे, यानी कि ज्यादातर मिट्टी के बर्तन हमें देखने को मिलते थे, जो कि मैंने एक यहाँ देखना पुरातात्विक सोच के अंदर एक डायग्राम लगाया है, इसके अंदर अभिलेख का भी लगाया है, इसके अंदर साहित्यिक सोर्स का भी लगाया है, ठीक है, जो कि हमें इस जानकारी देते थे प्रारंभिक समाज के बारे में, ठीक है। फिर बच्चों दूसरा है मुद्राएं, यानी कि सिक्कों से शासन, अर्थव्यवस्था, व्यापार और समाज की जानकारी मिलती थी। यानी कि जो सिक्के थे, ठीक है,
उनसे हमें क्या मिलता था, अर्थव्यवस्था के अंदर पता चलता था कि व्यापार हो रहा है। अगर व्यापार हो रहा है तो उससे हमें ये पता चलता था कि जो मुद्रा है वो सिक्कों के रूप में देखने को मिलती थी, ठीक है। तो उसका उपयोग व्यापार में किया जाता था। और साथ में ये हमें क्या करता है, ये हमें सिक्कों पे शासन के बारे में बताता है, किस वंश का शासन, क्योंकि जो प्रारंभिक समाज था ना बच्चों, जैसा कि हमने कुषाण शासकों के अंदर देखा था चैप्टर नंबर 2 में, वो क्या करते थे, अपने सिक्के छपवाते थे। तो एक तरफ क्या करते थे, वो देवताओं की मूर्ति होती थी और एक तरफ वो खुद की मूर्ति, खुद की अपना चेहरा रखते थे, ठीक है, सिक्के के अंदर। तो ये क्या करता था, सिक्के का टाइम पीरियड दिखाता था कि उस समय कौन शासक था, क्योंकि उस समय क्या होता था, जो शासक होता था ना, वो अपने नाम से सिक्के चलाया करता ज्यादातर, ठीक है बच्चों। फिर विदेशी विवरण, विदेशी विवरण यानी कि यूनानी, चीनी यात्रियों और अन्य विदेशियों के विवरण, यानी कि जो विदेशी आते थे, कोई विदेशी एक एक प्रारंभिक समाज से दूसरे समाज के अंदर जाता था, तो क्या जाता था, तो जाएगा तो उसे वो कुछ देखेगा, इस वहां पे शासन कैसा चल रहा है, वहां के समाज के लोग रह कैसे रहे हैं, वो कौन सी फसल उगा रहे हैं, इनके बारे में वो देखता था। तो क्या होता था ना, वो जब अपने समाज में आता था, ठीक, अपने साम्राज्य में आता था, वो क्या करता था, उसकी जानकारी प्राप्त करता था, और जानकारियों को वो किसी किताब में लिखता था, ठीक है, जिसके द्वारा हमें इससे जानकारी मिलती है। फिर परंपराएं और लोक स्मृतियां, यानी कि समाज जो है उसके अंदर आपको कभी ना कभी, जो समाज है उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको परंपराएं जरूर देखने को मिलती होंगी, ठीक है, जो कि लोक कथाएं हो गई, यानी आप परंपराएं और मौखिक परंपराओं की महत्वपूर्ण जानकारी देती थी, यानी कि जो लोक कथाएं होती थी, कुछ कथाएं लिखी होती थी, वो हमें उस समय के बारे में क्या करती थी, जानकारी देती थी। और जो परंपराएं कुछ चली आ रही हैं समाज के अंदर, उनसे हमें समाज के बारे में जानकारी मिलती थी। कुछ मौखिक कहानियां, जैसे जब आप बच्चे थे तो आपकी जो माँ थी ना, वो सुलाने के लिए क्या करती थी, लोरी गाती थी, कुछ कहानियां सुनाती थी जिससे कि आप सो जाओ, ठीक है। तो उस तरीके की कुछ मौखिक कहानियां जो कि प्रारंभिक समाज के अंदर देखने को मिली थी, जिससे हमें उनके प्रारंभिक समाज के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जानकारी इतिहासकार पता लगाते हैं इन सोर्स के आधार पर, ठीक है बच्चों। और अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो महाभारत है उसका एक परिचय थोड़ा सा देखेंगे। महाभारत, महाभारत से हमें किस प्रकार के समाज के बारे में पता चलता है। महाभारत से हमें देखने की कोशिश करेंगे कि जो महिलाएं थी उनकी स्थिति क्या थी, और वहां पे किस प्रकार की शासन व्यवस्था की मात्र शासन व्यवस्था देखने को मिलती थी, कि पिता, जो कि पिता का शासन, उसकी व्यवस्था देखने को मिलती थी। इसके बारे में हमें महाभारत से पता चलता है, ठीक है बच्चों। यानी महाभारत प्राचीन भारत का एक क्या था, महान महाकाव्य था, ठीक है, जो हमारे अतीत के, यानी अतीत जो हमारे उसके समाज के बारे में बताता है, उसकी राजनीति के बारे में बताता है, उसके धर्म के बारे में बताता है, उसकी संस्कृति के बारे में, और विचारों की समृद्ध जानकारी क्या करता है, प्रदान करता है बच्चों, ठीक है। और ये जो महाकाव्य एक समाज के बारे में बताता है, यानी कि समाज के लोग कैसे रहते थे, समाज में किस प्रकार के विवाह होते थे, और समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, और दूसरा जो राजनीति यानी वहां का जो शासन है वो कैसे चलाया जाता था, कौन कौन से लोग शासन में भाग लेते थे, ठीक है। फिर ये धर्म के बारे में बताता है, धर्म कौन से लोग किस धर्म का पालन करते थे, और जो धर्म का पालन करते थे ना, उस धर्म की क्या क्या परंपराएं थी, इसके बारे में हमें महाभारत जो है वो जानकारी देता है। और संस्कृति यानी उनका रहन सहन, पहनावा क्या था, इसके बारे में क्या होता है, हमें इसके द्वारा जानकारी मिलती है, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो रचना काल है वो क्या है, यानी महाभारत की जो मूल कथा है, महाभारत की मूल कथा 500 ईसा पूर्व से प्रचलित थी, और इसका वर्तमान स्वरूप लगभग 400 ईस्वी तक विकसित हुआ, ठीक है। और जो बच्चों इसका जो
स्वरूप है वो विकसित हुआ। ठीक है, फिर क्या है, रचयिता, इसको किसने रचा था, मतलब इसने इसको किसने लिखा था। परंपरा के अनुसार जो है वो महर्षि देव वेद व्यास। ठीक है, यानी कि जो रचयिता थे इसके वो परंपरा के अनुसार कौन था, वो थे महर्षि वेद व्यास। ठीक है, और स्वरूप, इसका जो स्वरूप कैसा था, ठीक है बच्चों, या केवल युद्ध की कथा नहीं था। यानी कुछ लोग ये मानते हैं कि जो हमारा महाभारत है ना, ये एक युद्ध की कथा थी जिसके अंदर युद्ध के बारे में बताया गया। अच्छा, ऐसा नहीं है ये, ठीक है, बल्कि धर्म, इस धर्म के नीति, दर्शन और जीवन के मूल्य ग्रंथों को इसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर धर्म के बारे में बताया गया है, इसके अंदर नीति के बारे में बताया गया कि वो किस प्रकार इस शासन की नीति चलती है। ठीक है, और साथ में इसके ना जीवन जो मूल्य है उसके ग्रंथों को क्या बताया गया, इसके अंदर बताया गया था बच्चों। ठीक है, और महाभारत तो आप सबने देखी होगी यार, मैंने भी देखी है। बचपन में काफी जब हम देखते थे तो टीवी बहुत कम होते थे, गांव में मैं रहता था तो एक दो घर में टीवी होती थी, पूरे गांव में देखते थे जाके। ठीक है, तो महाभारत की वो कैसेट लगा देते थे ज्यादातर और वही चलती थी। तो महाभारत के अंदर हमने, आप देखोगे तो आपको ये चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, बहुत लोग देखते हैं और देखना भी चाहिए। हमें उस समाज के मूल्यों के बारे में जानकारी मिलती थी। ठीक है, फिर इसकी संरचना कुछ थी, इसके अंदर क्या था, इसमें 18 पर्व, पर्व का मतलब भाग होते हैं, उनको 18 भाग में डिवाइड किया गया, मतलब ठीक है। और इसके अंदर श्लोक, 1 लाख श्लोक देखने को मिले थे। ठीक है, फिर इसके कुछ मुख्य विषय थे। इसमें क्या था, कुरु वंश के 2 पक्ष देखने को मिले थे। कुरु जो वंश था उसके कितने पक्ष देखने को मिले, 2 देखे गए। कौरवों और पांडवों के बीच हुए संघर्ष की कथा है। यानी कि जो महाभारत है इसका मुख्य विषय क्या था, इसके 2 पक्ष थे बच्चों। एक था कौरवों और पांडवों के जो बीच हुए संघर्ष की एक कथा है। ठीक है बच्चों, फिर हम देखते हैं कि हाँ बच्चों, अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो महाभारत है उसका समालोचनात्मक संस्करण क्या है। ठीक है, कैसे हुआ इसका, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि 1919 ई पूर्व प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे, ठीक है, जिनका क्या नाम था, BS सुकंथाकर, ठीक है, के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना क्या हुई, शुरू हुई। भारत का समालोचनात्मक संस्करण इसके द्वारा देखने को मिला। अब ये जो प्रक्रिया थी इसके कुछ मुख्य चरण थे, वो क्या क्या थे इसके बारे में हम जानेंगे बच्चों। ठीक है, यानी कि परिवार और वंशावली, यानी कि वंश के बारे में, गोत्रों के बारे में, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और विवाह के नियम के प्रकार। यानी कि जो परिवार और वंशावली थी इसके अंदर हमने क्या क्या देखने को मिलेगा, वंश देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से वंश थे वहां पे। ठीक है, फिर गोत्र, यानी कि जो स्त्री होती थी ना बच्चों, वो जब शादी करती थी ना तो अपने पिता के गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र को अपना लेती थी। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, फिर जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है शासन की, यानी कि उसका जो वहां पे जैसे एक पिता है, ठीक है, वो शासन कर रहा है तो उसका बेटा शासन करेगा, उसके बाद उसका बेटा शासन करेगा। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। फिर स्त्रियों की स्थिति, यानी कि जो स्त्री थी वहां पे, महिला थी, उनकी क्या स्थिति थी इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है इसके बारे में। ठीक है, स्त्रियों की भूमिका
अधिकार और सम्मान और उनकी सीमाएं थी। यानी कि स्त्रियों की हमें भूमिकाओं के बारे में पता चलता है इसके अंदर, हमें उनके अधिकार के बारे में पता चलता है और उनकी क्या सीमाएं थी उसके बारे में भी पता चलता है। ठीक है बच्चों। फिर वर्ण एवं जाति, यानी कि जो वर्ण है जिसके अंदर 4 वर्णों का जिक्र किया गया है। कितने बच्चों? 4। यानी कि 4 वर्णों के जो थे उनके कर्तव्य क्या है। जब 4 वर्ण बना दिए गए थे ना बच्चों, तो उनके कुछ कर्तव्यों के अनुसार बनाया था, ठीक है, ना कि धर्म या जाति के अनुसार। तो आगे आने वाले कुछ मिनटों के अंदर हम देखेंगे कि जो उनकी वर्ण व्यवस्था थी उसके अंदर जो लोग थे उनका क्या क्या कर्तव्य होता था। ठीक है, जाति का भी उल्लेख और सामाजिक गतिशीलता, ये जो परियोजना थी जो तैयार की गई इसके बारे में इसकी कुछ रूपरेखा इस प्रकार थी। आर्थिक जीवन, यानी वहां का जीवन कैसा था, कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिल्प, कौशल और करों का विवरण। चयनित पाठ, जो प्रकाशन हुआ था ना वो 13,000 पृष्ठों में कई ग्रंथ खंडों में किया गया है। ठीक है बच्चों। यानी कि जो वहां की आर्थिक जीवन के बारे में, यानी कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, व्यापार के बारे में, शिल्प के बारे में, कौशल और जो करों का विवरण था उसके बारे में चयनित पाठ का प्रकाशन और पृष्ठों में कई ग्रंथ खंडों में किया गया। यानी राजनीतिक व्यवस्था। अब राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, राजतंत्र, सभा, समिति, दूत, युद्ध नीति और राज्य का संचालन की जानकारी हमें क्या होती है, इसके द्वारा मिलती है। फिर धर्म और विचार, यानी धर्म होता था, कौन से धर्म है, उनकी कुछ परंपराएं होती थी जो धर्मों का पालन करते। ठीक है, कर्तव्य भी होते थे धर्म के अनुसार, नैतिकता का विचार देखने को मिला है, दार्शनिक विचार और मोक्ष की अवधारणा। ठीक, हमें ये महाभारत के द्वारा ही पता चलता है। इसके बारे में हम आगे आने वाले कुछ मिनटों के अंदर देखेंगे इसको। ठीक है, शिक्षा और गुरु शिष्य, यानी गुरुकुल परंपरा, शिक्षा के प्रकार, विद्यार्थी का जीवन और गुरु शिष्य का संबंध। इसके अंदर आप ये आपकी बुक में एकलव्य का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, एकलव्य, ये जो शिक्षा और गुरु शिष्य वाला पॉइंट है ना, इसके अंदर आपको एक एकलव्य जो छात्र था उसका क्या हुआ, उसका वहां पे एग्जाम्पल दिया गया, उसके बारे में भी जानेंगे। संस्कृति और जीवन शैली, यानी कि भोजन, वहां का जो लोग जीवन शैली कैसे थे, किस टाइप के भोजन करते थे, वस्त्र के बारे में, आभूषण के बारे में और उत्सव, यानी कौन से त्योहार मनाते थे, कला और संगीति और दैनिक जीवन के जो विवरण था उसके बारे में भी देखेंगे हम। ठीक है बच्चों। फिर क्या कुछ परियोजना, एक परियोजना की देखो झलक देख लेते हैं कि परियोजना जो थी वो क्या, उसकी एक झलक मिलती है। और ये आपकी जो हेडिंग है ना बुक के अंदर, पहली हेडिंग देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, इसके अंदर 1,000 पांडुलिपियां एकत्रित थी। कितनी? 1,000। और 13,000 जो पृष्ठ थे उनका प्रकाशन किया गया था। 60 प्लस वर्ष का इसका क्या था, परिश्रम देखने को मिला। ठीक है, और अनेक जो विद्वान थे उनका सामूहिक कार्य था। ठीक है, जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया, सामूहिक रूप से मिलकर क्या किया, कार्य किया था। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि परिवार और बंधुत्वता, यानी कि वहां पर परिवार जो था वो कैसे, किस टाइप से रहता था। ठीक है, और उसकी क्या भूमिका हो जाती थी। और इसके अंदर हम जो आपकी व्यवस्था देखने को मिली थी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, यानी पितृवंशी व्यवस्था, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि मानव समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है, मानव जो समाज है उसकी छोटी, सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है परिवार। क्योंकि आपका लिए सबसे इंपॉर्टेंट हर एक व्यक्ति के लिए ना उसका परिवार इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण और सबसे छोटी इकाई कौन सी है, परिवार है बच्चों। ठीक है, परिवार ही बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब क्या है यहाँ पे, कुटुंब या कुल या वंश,
यानी कि वो किस वंश से या कुल का है, इसके बारे में जानकारी मिलती थी। ठीक है, कि नींव है। इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं कि परिवार के अंदर क्या है। परिवार क्या आता है, जो परिवार है वो व्यक्ति को सुरक्षा, संरक्षण और प्रेम प्रदान करता है। यानी जो परिवार है, जैसे आपका जो परिवार होगा ना बच्चों, तो आपको क्या करेगा, सुरक्षा देता है, ठीक है, आपसे प्रेम करता है और आपका संरक्षण करता है, ठीक है, आपकी देखरेख करता है। बंधुत्व के कारण लोगों में क्या होता है, पारस्परिक सहयोग। यानी कि जो आपके वंश या आपके कुल से होते ना, उनमें क्या देखने को आपको मिलेगा, उनके अंदर बच्चों आपको सहयोगात्मक यानी पारस्परिक सहयोग देखने को मिलेगा, एकता देखने को मिलेगी और सामूहिक भावना देखने को मिलेगी। यानी कि जब आपके कुछ दोस्त होंगे ना, ये मान लो आपके दोस्त होंगे ना, आप उन दोस्तों के साथ रहोगे जिनके साथ आपको एकता, भाई और एकता और सहयोग मिल रहा है, ठीक है, सामूहिक भावना देखने को मिल रही, तो आपके जो दोस्त हैं उनके साथ ऐसा महसूस होगा, ठीक है। लेकिन आप किसी शादी में गए, ठीक है, आपका कोई दोस्त नहीं गया और एक दोस्त है, ठीक है, उसके सारे दोस्त खड़े, तो वहां पे आपको ना एकता सा मजबूत नहीं दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके साथ परिवार से जैसी कोई फीलिंग नहीं दिख रही है, ठीक है। इसलिए बच्चों, इसके अंदर जो परिवार है ना, उसके अंदर बंधुत्व में जो आपका वंश है, ठीक है, ये कुल है, उसके अंदर पारस्परिक सहयोग, एकता और सामूहिक जो भावना है वो विकसित होती दिखती है। फिर रिश्तों के माध्यम से कर्तव्य, अधिकार और उत्तरदायित्व का बोध होता है। यानी कि रिश्तेदार, अब जो रिश्तेदार होते हैं उनके माध्यम से क्या है, आप हो, आपका कोई कर्तव्य है ना अपने परिवार के अंदर, क्या कर्तव्य है बताओ जल्दी। अच्छा, आपका कर्तव्य है ना अपने माता पिता का आदर करना, ये क्या है, आपका कर्तव्य है। आपका अधिकार है, आपका अधिकार क्या है, कुछ तो है, आपका अधिकार है कि आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन कौन दिलवाएगा, आपके पेरेंट्स, ये आपका अधिकार है, ठीक है। और उत्तरदायित्व, और आपका उत्तरदायित्व भी है, अगर वो आपको एजुकेशन दिलवा रहे हैं मान लो, ठीक है, तो आपको भी तो ये देखना है कि मैं अपना जो उत्तरदायित्व है वो पूर्ण करूं। आपको भी फिर सही से पढ़ाई करनी होगी ना बच्चों, तभी तो आप अपना उत्तरदायित्व निभा पाओगे, ठीक है। इस प्रकार जो परिवार होता है ना, उसकी भूमिका देखने को मिलती है, ठीक है। समाज में अनुशासन, मर्यादा और सामाजिक नियमों की भावना को बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। महाभारत जो कालीन है, यानी कि महाभारत कालीन समाज में पितृवंशिक व्यवस्था प्रचलित थी और वंश की परंपरा किससे चलती थी, पिता के नाम से चलती थी। किसके नाम से चलती थी बच्चों, पिता के नाम से। अब हम देख लेते हैं कि पितृवार्षिक व्यवस्था है क्या। चला गया, यानी कि पितृवार्षिक व्यवस्था, पितृवार्षिक व्यवस्था ये क्या है, यानी कि महाभारत कालीन समाज में वंश, कुल और अधिकार पिता से किसको मिलते थे, पुत्र को मिलते थे, पुत्री को नहीं मिलते थे उस समय। और कहीं कहीं एक दो एग्जाम्पल हमें मिलते हैं जिसपे पुत्री के पास थे, ठीक है। परिवार की वंश परंपरा पिता से चलती थी, ठीक है, और इसे पितृवार्षिक व्यवस्था कहा जाता था। कुल का नाम, गोत्र, पद और अधिकार पिता से किसको मिलते थे, पुत्र को प्राप्त होते थे। जो कुल का नाम है, जो गोत्र है उसका, ठीक है, पद है और अधिकार जो वो किसको मिलते थे, जो पिता के बाद वो किसके पास जाते थे, जो बड़ा बेटा होता था ना उसके पास चले जाते थे, ठीक है। संपत्ति और उत्तराधिकार का जो अधिकार था वो किसको मिलता था, पुत्रों को मिलता था। यानी कि जब आपके पिता है, जो उनका बड़ा बेटा है, ठीक है, उनके जो संपत्ति है वो और उनका जो उत्तराधिकार है किसको मिल जाएगा, जो बड़ा बेटा होता ना उसको मिल जाता था। और कुलों की निरंतरता, यानी पिता, पहले पिता आया, पिता के बाद किसको मिलेगा, पुत्र को मिलेगा, पुत्र के बाद उसके पुत्र को मिलेगा। ये क्रम जो है ना आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। और ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया है। ये पिता है यानी कि परिवार का मुखिया है, वंश का प्रमुख है, ठीक है। इसके तीन पुत्र हैं, यानी पिता से वंश कहाँ आया,
पिता से वंश अधिकार और संपत्ति किसको प्राप्त हुई, इसके जो बेटे थे इसको प्राप्त हुई, ठीक है। अब इसके बाद इसके जो बेटे हैं इसको, ठीक है, उसको वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो उत्तराधिकार वगैरह है किसको संपत्ति वगैरह मिली, इसके बेटों को मिली, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक और व्यवस्था में देखने को मिलती है, वो क्या है, मात्र वार्षिक व्यवस्था। यानी कि जो मात्र वार्षिक व्यवस्था होती थी ना बच्चों, ये कहाँ मिलती थी आपको, ये बच्चों आपको देखने को मिलती थी माता, यानी कि मात्र वार्षिक व्यवस्था का मतलब है ना बच्चों, यहाँ पे जो भी अधिकार वगैरह होते थे माता के पास होते थे, वही शासन व्यवस्था चलती थी, उसी के नाम पे, माता के नाम पे गोत्र वंश और अधिकार जो होते थे वो उसकी पुत्री को मिलते थे। ये होती है बच्चों मात्र वार्षिक व्यवस्था, यानी कि पितृ वार्षिक व्यवस्था के बिल्कुल उलट होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे जो विवाह होते थे इसके कुछ नियम होते थे, यानी कि उस समय जब विवाह करोगे, विवाह होता था ना, उसके कुछ नियम होते, शादी करने के अपने कुछ नियम होते थे। क्या नियम होते थे, इन्हें देखने की कोशिश करते हैं। यानी महाभारत कालीन समाज में विवाह कुछ नियमों के अनुसार ही किया जाता था। इन नियमों का उद्देश्य समाज में क्या था, व्यवस्था बनाए रखना और बंधुत्व जो है उनका वंश है उसको बनाए रखना था। मुख्य बिंदु है कुछ इसके, देखते हैं कि विवाह जो होता है क्या था, केवल शारीरिक संबंध नहीं था। उस समय जो विवाह था तो केवल शारीरिक संबंध नहीं था, बल्कि दो कुलों के बीच सामाजिक और धार्मिक संबंध माना जाता था। यानी कि जो विवाह है वो क्या था, कोई कोई शारीरिक जो संबंध है वो देखने को नहीं मिलता, बल्कि दो कुलों की बीच सामाजिक और धार्मिक संबंध माना जाता था। मतलब देखो एक एग्जांपल देता हूं, ये एक कुल है या वंश है, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है। मान लो इसके पास लड़की है, ठीक है, ये शादी करना चाहता है लड़की की, और यहां से क्या आ जाता है लड़का, ठीक है बच्चों। जब ये दोनों शादी करेंगे ना आपस में, तो ये क्या करेगा, दोनों वंश आपस में क्या सामाजिक और धार्मिक रूप से संबंध बनाएंगे ना, ये बात इसमें कहने को बोल रहा है। फिर बच्चों देखो, गोत्र, कुल, वर्ण और परिवार की मर्यादा का पालन विवाह में अनिवार्य था। यानी कि जो गोत्र था, कुल था, वर्ण था, जो ये सब जो थे गोत्र कुल वर्ण और परिवार की मर्यादा का पालन विवाह में करना क्या होता, अनिवार्य करना होता था। यानी कि नियमों का पालन न करने पर विवाह को समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था। यानी कि उस समय जो कुछ नियम होते थे ना विवाह के, अगर उसका आप पालन नहीं कर रहे हो ना, तो क्या होता था, जो समाज में जो विवाह आपने किया वो क्या होता था, स्वीकार्य नहीं माना जाता। लेकिन आज के समय में आप देख लो, जिस मर्जी इस तरीके से आप विवाह कर सकते हो, ठीक है, सब स्वीकार किया जाता है, सब कुछ, ठीक है। तो उस समय कुछ विवाह के नियम होते थे, अभी भी आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्र में जाके उनके अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ परंपराएं होती है, ठीक है, जिनके अनुसार वो विवाह करते हैं। उनकी कुछ विवाह के अंदर देखना पद्धति वगैरह होती है जिनका वो यूज करते हैं, ठीक है। इन नियमों का पालन समाज में व्यवस्था, एकता और बंधुत्व को बनाए रखने के लिए किया जाता था। यानी कि कुछ विवाह के नियम थे, अब क्या थे वो नियम, इसके बारे में जानेंगे बच्चों, ठीक है। ये कुछ नियम है, 5 नियम थे, ठीक है। गोत्र से बहिर्विवाह, यानी कि एक ही गोत्र के स्त्री और पुरुष आपस में क्या कर सकते थे, विवाह नहीं कर सकते थे। मतलब एक ही गोत्र में, मेरा एक गोत्र है, ठीक, एक लड़की है, उसका भी गोत्र गोत्र जो है वो सेम है, ठीक है, तो हम क्या थे उस समय विवाह नहीं कर सकते थे, ठीक है। यानी कि एक ही गोत्र के स्त्री और पुरुष आपस में क्या करते थे, विवाह नहीं कर सकते थे, और यह नियम अनिवार्य था। ये नियम जो था वो अनिवार्य था कि एक ही गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर सगोत्र विवाह, यानी कि पिता के गोत्र, कुल तथा पावर यानी ऋषि परंपरा एक होने पर विवाह वर्जित था। संगोत्र का मतलब क्या था,
संगोत्र का मतलब यही है कि आप अपने गोत्र से ना विवाह नहीं कर सकते, किसी बहिर्गोत्र जो होगा उससे विवाह कर सकते। ठीक, कुल और वर्ण का ध्यान, यानी विवाह सामान्यतः अपने ही वर्ण में किया जाता था तथा कुल यानी परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाता था। ठीक है, फिर सामाजिक स्वीकृति आवश्यक, यानी विवाह जो होता था वो परिवार, कुल और समाज की स्वीकृति से ही संपन्न होता था। इसमें बड़ों की सहमति महत्वपूर्ण मानी जाती थी। एक पत्नी और एक पति का सिद्धांत, यानी कि आदर्श रूप से एक पुरुष की एक पत्नी और एक स्त्री का एक पति होना ही उचित माना जाता था उस समय बच्चों। ये कुछ नियम थे जो विवाह के लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो विवाह है वो 8 प्रकार के बताए गए थे। ठीक है, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें इंपॉर्टेंट है कुछ 4 विवाहों के बारे में ना उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि इस प्रकार है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफी बार एग्जाम में वो पूछता है। ठीक है, एक काफी बार एग्जाम में ना पूछा जाता है अंतर विवाह, यानी कि अंतर विवाह में ना वैवाहिक संबंध समूहों के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक ही जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता था। यानी कि अंतर विवाह यानी कि आप अपने जो गोत्र है उसके अनुसार विवाह करते थे। ठीक है, अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूहों के मध्य ही होते थे, यानी समूह का क्या था, एक गोत्र हो सकता था, कुल अथवा एक ही जाति या फिर एक ही स्थान पर जो बसने वाले लोग होते था वो होते थे। उसे क्या बोल, अब आपस में जब शादी कर लेते तो वो क्या होता था, अंतर विवाह होता था। बहिर्विवाह, बहिर्विवाह यानी गोत्र से बाहर, यानी कि जो लड़की या लड़के का गोत्र है, ठीक है, वो लड़का है जो एक गोत्र से है, वो क्या करता है अपने गोत्र से बाहर किसी दूसरे गोत्र से में विवाह करता था, तो वो क्या होता था, अच्छा बहिर्विवाह होता था वो। ठीक है, यानी बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं, अर्थात विवाह अपने गोत्र से कुल समूह या समूह के बाहर समूह से बाहर किया जाता था। इससे सामाजिक नियमों द्वारा संबंधों और एकता में क्या होती थी, वृद्धि होती थी। ठीक है, और फिर बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह उस समय प्रचलित था। ठीक है, जो राजा लोग होते थे उस समय आपने खूब पढ़ा है कि इतिहास के अंदर एक जो राजा था उसकी हजारों पत्नियां देख पढ़ी हमने। ठीक है, एक राजा था उसकी कई कई पत्नियां थी। अब देखो सम्राट अशोक हमने पढ़ा था, लगभग उसकी भी 3-4 पत्नी थी। तो ये क्या था ना, बहुपत्नी विवाह मतलब एक पति की कई पत्नियां होना, वो क्या कहलाता है, बहुपत्नी विवाह कहलाता है। ठीक है बच्चों, वो क्या कहलाता है, बहुपत्नी विवाह कहलाता है। यानी कि बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। ठीक है, अगर एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होती थी तब उसे क्या कहा जाता था, बहुपत्नी विवाह कहा जाता था। यानी कि जब आप देखोगे एक कोई व्यक्ति है उसकी ना, उस समय जो राजा महाराजा होते थे उनकी कई पत्नियां होती थी, आपको देखा होगा। ठीक है, तो इसलिए जो उस समय हमें बहुपत्नी विवाह जो होता था वो प्रचलित देखने को मिलता था। अब इसी प्रकार एक जो पत्नी होती है उसके कई पति भी हो सकते थे ना, ये भी तो बात है। तो दूसरा एक बहुपति विवाह, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुपति विवाह इसका मतलब क्या है, यानी कि एक औरत है, ठीक है, उसके कई पति हो। ठीक है उसके ना कई पति हो, ठीक है, तो वो क्या होता है ना, बहुपति विवाह होता है बच्चों। ठीक है, मतलब बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की परिपाटी, अर्थात जब एक ही स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं तब उसे बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमें कहां से प्राप्त हुआ, ये हमें महाभारत के अंदर देखने को मिलते हैं। महाभारत के अंदर आप देखोगे जो पांडव थे, 5 पांडव थे, उनकी भी क्या थी, एक बीवी थी ना, एक ही पत्नी थी ना पांचों पांडवों की। पांचों पांडव जो थे, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, जो 5 पांडव थे उनकी क्या थी, एक बीवी थी ना, एक ही पत्नी थी ना पांचों पांडवों की।
तो ये क्या होता है, बहुपति विवाह होता था, यानी कि एक पत्नी के कई पति होना बहुपति विवाह कहलाता है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ भी बता दिया जो आपकी बुक में लिखा है। ठीक है, फिर बच्चों हम देखने के गोत्र व्यवस्था क्या होती थी, यानी कि उस समय जो गोत्र व्यवस्था होती थी वो क्या होती थी, और ये खासकर महिलाओं के बारे में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो गोत्र था, गोत्र क्या है, गोत्र समान ऋषि या प्राचीन पूर्वज से उत्पन्न वंश या चिन्ह, यानी कि इसको वंश बोल सकते हैं। जैसे ठीक है, विवाह के बाद गोत्र, यानी विवाह के पश्चात, जब विवाह होता था महिला का, विवाह के पश्चात स्त्री से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह पति का गोत्र अपना ले, यानी जो स्त्री थी जब उसका विवाह हो जाता था, अब जब विवाह से पहले उसका गोत्र कुछ अलग है, ठीक है, जब उसका विवाह हो जाता था ना, तो उससे ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपना गोत्र छोड़कर जो उसके पति है, उसका पति है, उसका गोत्र अपना ले, ये व्यवस्था की जाती थी बच्चों। ठीक है, फिर विवाह का नियम, एक ही गोत्र के स्त्री और पुरुष का विवाह क्या था, वर्जित था, उन्हें सगोत्र कहा जाता, यही क्या होता था, सगोत्र माना जाता था, यानी कि एक ही गोत्र के लड़का लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते थे उस समय। ठीक है, फिर कुछ मुख्य सिद्धांत थे, यानी विवाह जो होता था वो गोत्र से बाहर किया जाता था ताकि रक्त संबंधों में विवाह ना हो, यानी कि उस समय क्या होता था ना, जो विवाह होता था वो किससे बाहर होता था, वो गोत्र से बाहर होता था। इससे क्या होता था, जो रक्त संबंध है ना उनमें विवाह ना हो, इसको रोकने के लिए ऐसा किया जाता था। ठीक है, फिर अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है काफी बढ़िया, देखो ताकि आपको समझ ना आया हो तो और भी समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक कश्यप गोत्र है, ठीक है, मान लो एक है वैश्विक गोत्र, ठीक है। अब ये देखना, ये ऋषि कश्यप है, ठीक है, इसका पुत्र 1 है, पुत्र 2 है, पुत्र 3 है, ठीक है, ये देख लेना। फिर ये कश्यप गोत्र की जो कन्या है और वही गोत्र की जो युवक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। ठीक है, विवाह कर रहे हैं, भिन्न भिन्न गोत्र होने के कारण विवाह क्या हो गया, इनका मान्य हो गया, क्योंकि इसका भी गोत्र अलग था और इसका भी गोत्र अलग था। ठीक है, इन दोनों का गोत्र अलग था, तो ये क्या कर रहे हैं, विवाह कर सकते थे, ये क्या मान्य माना जाता था। यदि कश्यप गोत्र का युवक और कश्यप गोत्र की कन्या से वहीर का युवक गोत्र की कन्या का विवाह हो तो वह सगोत्र होगा, जो कि वर्जित था, यानी कि अगर ये लड़की अपने ही गोत्र के लड़के से शादी कर लेती तो क्या होता, ये वर्जित होता और इसे मान्य विवाह नहीं माना जाता था। ठीक है बच्चों, अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो उस समय सतवाहन जो अभिलेख है इसके अंदर हमें गोत्र के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, सातवाहन अभिलेख जो है इनके बारे में ना गोत्र के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, यानी कि सातवाहन अभिलेख हमें उनके शासकों के मृत नाम, गोत्र, विवाह, प्रथा और सामाजिक जीवन के बारे में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। नासिक गुफा अभिलेख, ये जो अभिलेख है ना बच्चों, ये वाला, ये कौन सा है, नासिक गुफा अभिलेख, गौतमी पुत्र सतकड़ी का अभिलेख है। ठीक है, अभिलेख का अंश यानी कि जो अनुवाद किया गया है, यह दान महारानी गौतमी बालश्री ने अपने पुत्र महाराज श्री गौतमी पुत्र सतकड़ी के लिए किया, जो क्षत्रिय कुल को बढ़ने वाला, शक, यवन और पहलुओं का परास्त करने वाला एक महान राजा था। ये क्या जो अभिलेख है ना इसमें ये लिखा गया है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि अनुवाद सही भी हो या नहीं है। ठीक है, इस अभिलेख से शक का मृत नाम, उसकी वीरता और बीजों और दान के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। यानी कि ये जो अभिलेख है इससे शासक का जो मृत नाम, उसकी वीरता के प्रमाण मिलते हैं, उसने कौन कौन से युद्ध जीते उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसने किसी को दान दिया तो उसके बारे में भी अभिलेखों के बाद से जानकारी मिलती है। अब गोत्र और विवाह प्रथा से मिलने वाली जानकारी, इसके अंदर हमें गोत्र और विवाह जो होता है उससे भी जानकारी मिलती है। यानी गोत्र क्या है, गोत्र का संबंध ऋषि या प्राचीन पूर्वज से होता है।
एक ही गोत्र के लोग आपस में क्या कर सकते थे, विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है, एक कोंडियन गोत्र है उदाहरण के लिए, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकड़ी, विश्वपुत्र सतकड़ी, मधुरी पुत्र सतकड़ी और अन्य सदस्य। ठीक है, विवाह का नियम क्या था, कोठड़ियन गोत्र के लोगों का विवाह किसी अन्य गोत्र जैसे वरिष्ठा, भारद्वाज आदि के लोगों से होता था। यानी कि वे अपने ही गोत्र से ना विवाह नहीं कर सकते था, अलग यानी कि दूसरे गोत्र से क्या करते थे, विवाह करते थे बच्चों। ठीक है, अब जो अभिलेख है उससे प्राप्त कुछ जानकारी होती है, शासकों के मृत नाम और जो मृत यानी कि मात्र यानी कि जो मात्र सत्तात्मक जो व्यवस्था थी यानी कि माताओं के नाम से, उसके यहाँ पे कुछ क्या मिलते हैं, प्रमाण देखने को मिलते हैं। फिर गोत्र का उल्लेख यह दिखाता है कि समाज में गोत्र व्यवस्था बहिर्विवाह प्रचलित, यानी कि ये जो अभिलेख है ये बताता है कि गोत्र जो व्यवस्था है वो बहिर्विवाह यानी गोत्र से बाहर के जो विवाह होते थे वो प्रचलित थी यहाँ पे। ठीक है, विवाह के बाद स्त्रियां पति के गोत्र को क्या करती थी, अपनाती थी। दान, धार्मिक कार्य, युद्ध विजय और शासन के बारे में जानकारी मिलती है इस अभिलेख से बच्चों। ठीक है, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया था, ब्रैकेट में आप देखोगे तो देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिर हम देखते हैं क्या माताएं जो उस समय थी वो महत्वपूर्ण थी यानी कि महिलाएं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि उपलब्ध अभिलेख बताते हैं कि महाभारत काल तथा सातवाहन काल में मित्र नाम का प्रयोग कुछ शासकों की पहचान में मिलता है। इससे माताओं के सम्मान का संकेत मिलता है, परंतु समाज जो मुख्यतः होता था वो पितृवांशिक होता था। ठीक है बच्चों, यानी कि जो महिलाओं के कुछ साक्ष्य तो मिले हैं, ठीक है, महाभारत में मिले, सतवाहन अभिलेख है उनमें भी मिले, लेकिन जो मुख्यतः माना जाता है ना वो पितृ वार्षिक व्यवस्था मानी जाती थी। यानी माताओं के महत्व को दर्शाने वाले प्रमाण कौन कौन से, मृत नाम का प्रयोग, यानी कई सातवाहन शासकों के नाम उनकी माता के नाम पर आधारित थे। यानी कई सातवाहन जो शासक थे उनकी जो माता थी उनके नाम किसके नाम से जाने जाते थे, वो जाने जाते थे उनके माता के नाम से। ठीक है, उदाहरण गीता पुत्र सतकड़ी। ठीक है, अभिलेखीय प्रमाण यानी नासिक आदि अभिलेखों में माताओं का सम्मान पूर्वक उल्लेख मिलता है, इससे उनके सामाजिक सम्मान का संकेत मिलता है। यानी गौतमी बालश्री की भूमिका क्या थी, गौतमी बालश्री ने ना अपने पुत्र गौतमी पुत्र सतकड़ी की उपलब्धियों का वर्णन अभिलेख में कराया, इससे शाही परिवार में माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती थी, स्पष्ट होती थी बच्चों। ठीक है, फिर मित्र नाम का महत्व क्या होता था, यानी कि शासकों की पहचान में मित्र नाम जोड़ा जाता था, या सातवाहन शासकों की एक क्या थी, विशेषता थी। मृत नाम के प्रयोग के बावजूद उत्तराधिकारी और वंश की परंपरा मुख्यतः क्या थी, पितृवांशिक थी। यानी कि हमें कुछ एक दो अभिलेख में मिलता है, लेकिन जो मुख्यतः प्रयोग होती थी वो पितृवांशिक व्यवस्था देखने को मिलती थी बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो एक हमें अभिलेख मिलता है, ठीक है, एक हमें एग्जाम्पल मिलता है गांधारी का उदाहरण, इसका एग्जाम्पल मिलता है। ठीक, गांधारी कौन थी इसके बारे में बात करेंगे। गांधार देश के राजा जो होते थे शंभूल, उनकी क्या पुत्री थी ये। ठीक है, हस्तिनापुर के राजा दूत राष्ट्र से इसने क्या किया था, विवाह किया था। पति के अंधे होने के कारण उन्होंने स्वयं भी जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यानी कि जो इसकी पुत्री थी ना, गांधार जो पुत्री थी ना, इसका जो पति था वो अंधा था। ठीक है, तो इसने भी क्या किया, अपने जीवन भर अपनी आंखों पर ना पट्टी बांध कर रखी, आप इसमें देख लो। ठीक है, और वह माता, पत्नी और रानी तीनों भूमिकाओं का आदर्श थी। माता का भी करती थी, पत्नी का भी करती थी और रानी का, ये तीनों की भूमिकाओं का जो था वो निर्वहन करती थी। गांधारी के पुत्र पढ़ेंगे। ठीक है, उनके 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी। ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन था। ठीक है, उन्होंने अपने पुत्रों के प्रति गहरा स्नेह रखा, परंतु अधर्म का समर्थन नहीं किया। ठीक है, फिर दुर्योधन को दी गई प्रमुख शिक्षाएं, यानी लोभ, अहंकार, अन्याय का मार्ग
विनाश की ओर ले जाता है। ये शिक्षा दी गई कि आपको अहंकार, लोभ और जो अन्याय का मार्ग है वो किसकी ओर ले जाएगा, विनाश की ओर। पांडवों के साथ मेल मिलाप कर समाज का कल्याण करो। धर्म के बिना शक्ति और राज्य दोनों टिक नहीं सकते। ठीक है। अब बुद्ध के युद्ध के बाद गांधारी के दृष्टिकोण कुछ थे। ठीक, कुरुक्षेत्र के विनाश के लिए उन्होंने दुर्योधन को क्या किया, जिम्मेदार माना था। ठीक है। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर उनका एक जो हृदय है वह क्या था, शोक से भर गया था। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप उस समय दिया था, किंतु उनका श्राप फिर धर्म की भगवान से प्रेरित था। ठीक है। यानी महाभारत में उनकी क्या भूमिका देखने को मिलती है, त्याग और समर्पण, यानी पति के प्रति अटूट निष्ठा का उदाहरण मिलता है। ठीक है। फिर मातृत्व, यानी 100 पुत्रों की माता होते हुए भी क्षमा और धैर्य का ये परिचय इन्होंने दिया था। नीति बोध, दुर्योधन को बार बार धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह देती थी। ठीक है। दूरदर्शिता, उन्होंने युद्ध के विनाश का पूर्वाभास था, फिर भी उनका हृदय पुत्र मोह से जुड़ा रहा। नैतिक शक्ति, युद्ध के बाद श्री कृष्ण को भी अपने सत्य और तप की शक्ति को से क्या किया, इन्होंने प्रभावित किया। ये आपको ना इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, बस आपकी जो बुक है उसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया है जो कि मैं आप लोगों के लिए सामने लाया था। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे जो महिलाएं थी उनका सामाजिक के अंदर क्या भूमिका थी, यानी जो महिलाएं थी उनकी समाज के अंदर क्या भूमिका देखने को मिलती थी। महाभारत कालीन समाज में महिलाओं की जो भूमिका थी वो कैसी थी, बहुआयामी देखने को मिलती थी। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो गांधारी थी इनकी जो भूमिकाएं थी वो अलग अलग रूप में देखने को मिलती थी, कभी माता के रूप में, कभी पति पत्नी के रूप में, कभी रानी के रूप में। इसी प्रकार जो माताएं होती थी यानी कि जो महिलाएं होती थी इनकी जो भूमिकाएं होती थी ना वो अलग अलग देखने को मिलती थी। ठीक है बच्चों। महाभारत कालीन समाज में महिलाओं की भूमिका बहुआयामी थी। वे परिवार, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और राजनीति से जुड़ी थी, महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती थी, लेकिन उन्हें कुछ सीमाओं का भी सामना करना पड़ता था। पारिवारिक भूमिकाएं क्या थी, महिलाएं परिवार की धुरी थी, यानी गृह कार्य करती थी, भोजन बनाना, वस्त्र साफ करना। ठीक है। वे बच्चों का पालन पोषण और संस्कार देने में उनकी प्रमुख भूमिका होती थी। परिवार में सद्भाव, प्रेम और एकता बनाए रखना उनका क्या होता था, दायित्व होता था। ठीक। सामाजिक भूमिका, रीति रिवाजों, त्योहारों का जो आयोजन होता था उनमें सक्रिय भूमिका निभाती थी। वे अतिथि संस्कार और दान पुण्य और समाज के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में क्या होती थी, सहायक होती थी। वे समाज में करुणा, सहानुभूति और मानवीय मूल्यों की संभाग थी। जो महिलाएं थी इनके अपने अलग अलग कार्य थे। ठीक है। अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ महिलाएं कृषि, पशुपालन, बुनाई, कढ़ाई, वस्त्र निर्माण जैसे कार्यों को करती थी। वे घरेलू अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने और संसाधनों के उचित उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कुछ महिलाएं शिक्षा, संगीत, नृत्य और कला में निपुण थी। ठीक है। अब ये सब कार्य कौन करती थी, महिलाएं करती थी, लेकिन उनके कुछ सीमाएं और प्रतिबंध थे। ठीक है बच्चों। क्या सीमाएं और क्या प्रतिबंध थे इसके बारे में जानते हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता पर अनेक सामाजिक प्रतिबंध लगे थे। इनकी स्वतंत्रता पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। शिक्षा और संपत्ति के अधिकार सीमित थे, विशेषकर उच्च जो वर्ण के लोग थे ना उनकी महिलाओं के पास, उनके जो उच्च वर्ण के लोग थे उनके समाज उनमें उनके अंदर हमें ये देखने मिला कि जो महिलाओं को भूमि के अधिकार में भाग लेने दिया गया था। ठीक है। सार्वजनिक जीवन और निर्णय प्रक्रिया में उनकी क्या होती थी, भागीदारी बहुत ही कम होती थी। वो सार्वजनिक निर्णय नहीं ले पाती। अधिकांश जो निर्णय होते थे वो पुरुषों द्वारा लिए जाते और महिलाएं क्या करती थी, उन पर निर्भर करती थी, जो कि पितृवांशिक व्यवस्था के बारे में बताता है। बच्चों इसके अंदर हमने देखा बच्चों कि कैसे हमें महाभारत से साक्ष्य मिलते हैं कि किस प्रकार के वहां पे विवाह देखने को मिलते हैं, और उनका जो हमने इसमें ये भी देखा कि जो विवाह होते थे उनके प्रकार क्या होते थे, उनके कुछ नियम थे वो क्या थे। ठीक है। और कौन सी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती थी, जैसे पितृवांशिक व्यवस्था। महाभारत के हमने कुछ कैसे उसका रचना हुई थी उसके बारे में जाना। ठीक है बच्चों।
और इसका जो आगे हम अब इस चैप्टर को हम यहीं पे रखते हैं और इसका जो आगे का पार्ट है बच्चों वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा पार्ट 2 होने वाला हो, ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है,